Yes, good evening, all of you. Good evening, all of you. Okay, so आज हम लोगों को देखना है मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग. Let me share my screen first. So this is overloading and overriding. Okay. So first of all, हमारा एजेंडा क्या है? एजेंडा है सबसे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग क्या था सी प्लस प्लस में. आई होप सभी लोगों को याद होगा. उसके बाद हम मेथड ओवरलोडिंग जावा में कैसी होती है उसको समझेंगे. उसके बाद ओवरराइडिंग सी प्लस प्लस में रिवाइज करेंगे और देखेंगे ओवरराइडिंग इन जावा क्या होती है. देन लास्ट में बात करेंगे मेथड हाइडिंग की भी. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस. याद है सभी लोगों को फंक्शन ओवरलोडिंग? याद है? यस और नो? फंक्शन ओवरलोडिंग यानी दो फंक्शंस जिनका नाम सेम है पर उनके आर्ग्यूमेंट्स में अंतर है ना. और ये पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने का एक तरीका है. फंक्शन ओवरलोडिंग आपने सी प्लस प्लस में पढ़ रखा है. आपने देखा है कि दो फंक्शंस अगर सेम नेम के हैं पर उनके आर्ग्यूमेंट्स में फर्क है तो सी प्लस प्लस इस बात को अलाउ करती है और इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग या फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म. मुझे बताएंगे ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? सी प्लस प्लस में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स में पॉलीमॉर्फिज्म को जरूर पढ़ा होगा. तो क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब जब एक ही चीज के मल्टीपल मीनिंग्स हैं, मल्टीपल इंप्लीमेंटेशंस हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये क्लियर होता है कि इस समय कौन सा मीनिंग कंसिडर करना है. ठीक है. जैसे एक फंक्शन नेम है, वो एसोसिएटेड है मल्टीपल डेफिनेशन से. ठीक है. सेम नेम इज एसोसिएटेड विथ मल्टीपल फंक्शन डेफिनेशन. तो जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो कौन सा वाला कॉल होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? ये रिजॉल्व कब होगा, ये तय कैसे होगा? तो आर्ग्यूमेंट्स की संख्या या आर्ग्यूमेंट के टाइप या आर्ग्यूमेंट के ऑर्डर को देखकर ये पता चलेगा कि कौन सा वाला फंक्शन बाइंड होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए. ये तय कौन करता है? ये कंपाइलर तय करता है. क्योंकि कंपाइलर आर्ग्यूमेंट्स को देखकर कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड करता है कि इस फंक्शन कॉल के समय कौन सा वाला फंक्शन डेफिनेशन बाइंड होना चाहिए. तो इसीलिए इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. सभी को अच्छे से क्लियर है व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? क्योंकि कंपाइल टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म रिजॉल्व हो रहा है. एक चीज के मल्टीपल मीनिंग्स हैं, पहला वाला भी दूसरा वाला भी, पर उस चीज का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट्स के कारण ये पता कर पा रहा है कंपाइलर कि कौन सा वाला वर्जन बेस्ट है मैप होने के लिए, बाइंड होने के लिए, चलने के लिए. तो ये रिजॉल्व क्योंकि कंपाइल टाइम पे होता है इसलिए इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ये सी प्लस प्लस में हम लोगों ने पढ़ा है. क्या हो गया अभिषेक? अर्ली बाइंडिंग की जगह लेट बाइंडिंग करते हैं? जी नहीं, इधर तो अर्ली बाइंडिंग ही होती है. ठीक है. ओवरलोडेड वर्जन्स मस्ट रिसाइड इन अ सिंगल स्कोप. क्या आपको ये बात याद है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है.
क्या आपको ये बात याद है? इसका क्या मतलब है, कोई बताए? इसका क्या मतलब है? ओवरलोडेड वर्जन्स मस्ट रिसाइड इन अ सिंगल स्कोप। अगर कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, और उसके मल्टीपल वर्जन्स बना दिए इस प्रकार से, ये पहला वर्जन, ये दूसरा वर्जन, ये तीसरा वर्जन। अब सी प्लस प्लस में कह रहे हैं कि ये तीनों वर्जन, ओवरलोडेड वर्जन, एक ही क्लास के अंदर होने चाहिए, एक ही क्लास के अंदर। यानी एक क्लास एक स्कोप है, तो एक ही क्लास के अंदर होने चाहिए सारे वर्जन्स, तब जाके ये वर्क करेगा। तो कब वर्क नहीं करेगा? कब वर्क नहीं करेगा? जैसे अगर आप लोगों को याद हो, सी प्लस प्लस के अंदर अगर मैंने कोई क्लास बनाई ए नाम से, और इसके अंदर मैंने कोई फंक्शन बनाया F1 नाम से, इसकी कुछ कोडिंग है, फिर मैंने कोई क्लास बनाई बी नाम से जो कि चाइल्ड क्लास है क्लास ए की, और इसके अंदर भी मैंने पब्लिक फंक्शन बनाया, लेट से F1 इंट टाइप का। ठीक है, मुझे बताइए क्या ये फंक्शन ओवरलोडिंग है? क्योंकि मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सी प्लस प्लस में, और ऑब्जेक्ट डॉट लगा के F1 फंक्शन को कॉल करूंगा। पहले वाले कॉल में मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा हूं, जबकि दूसरे वाले कॉल में मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं इंट टाइप का। तो इस समय ये वाला बाइंड हो जाना चाहिए और इस समय ये वाला बाइंड हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो चाइल्ड क्लास का है, इसे हक है दोनों फंक्शंस को कॉल करने का। पर ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है, क्योंकि सी प्लस प्लस में शर्त ये है कि अगर आप फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो सारे ओवरलोडेड वर्जन सिंगल स्कोप में होने चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज की क्लास का। चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास दो अलग अलग स्कोप काउंट होंगे सी प्लस प्लस में। तो एक वर्जन पेरेंट में, एक वर्जन चाइल्ड में, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग स्कोप में है। या तो दोनों फंक्शन पेरेंट क्लास में होते, या दोनों फंक्शन चाइल्ड क्लास में होते, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग होता। अभी फिलहाल ये दूसरा वाला चल जाएगा, पर ये पहला वाला एरर देगा, क्योंकि कंपाइलर, सी प्लस प्लस का कंपाइलर जब इस लाइन को देखता होगा तो उसको समझ में आ जाता होगा कि मुझे अर्ली बाइंडिंग करनी है। उसको समझ में आ जाता होगा कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो मुझे बाइंडिंग करना का दायित्व है। तो वो देखता है कि इसका कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है, कंपाइलर देखता है कि इसका कॉलर ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, उसे पता चलता है कि वो बी टाइप का है। इसलिए कंपाइलर बी क्लास के स्कोप में ढूंढता है कि ये F1 नाम का कोई फंक्शन है क्या। अब सी प्लस प्लस के कंपाइलर को किस रूल, किस नियम के आधार पे चलना होता है? अगर उसे किसी क्लास के अंदर जाकर किसी फंक्शन को ढूंढना पड़े और उस नाम का फंक्शन उस क्लास के अंदर ना मिले, तो वो उसकी पेरेंट क्लास में भी जाके ढूंढेगा। आई रिपीट, सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है उसको क्या नियम के आधार पे काम करना होता है? सी प्लस प्लस का कंपाइलर जिस क्लास में जाता है किसी फंक्शन को ढूंढने के लिए, क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां पर इस फंक्शन का कॉल जिस ऑब्जेक्ट से हो रहा है वो बी टाइप का है, इसलिए इस फंक्शन को वो कहां एक्सपेक्ट करेगा?
बी क्लास के अंदर एक्सपेक्ट करेगा। यस और नो? बी क्लास के अंदर एक्सपेक्ट करेगा। तो बी क्लास के अंदर वो गया है F1 फंक्शन को ढूंढने, और मान लो यहां F1 नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, तो कंपाइलर फिर इसकी पेरेंट क्लास यानी ए क्लास में जाकर F1 फंक्शन को ढूंढता। यानी ये फंक्शन नहीं होता तो ये चल जाता। कौन सा वाला? ए क्लास वाला। लेकिन सी प्लस प्लस के कंपाइलर को जो नियम मालूम है, वो नियम ये है कि अगर इस क्लास के अंदर वो फंक्शन नहीं मिला तो ए क्लास में जाना, तो पेरेंट क्लास में जाना, वरना नहीं जाना। अब क्योंकि सी प्लस प्लस के कंपाइलर को बी क्लास के अंदर F1 नाम का फंक्शन मिल गया है, आप कहते हो आर्ग्यूमेंट्स मैच नहीं हो रहे, यहां कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो बाद में देखेंगे, वो बाद में सोचेंगे, फिलहाल सिर्फ फंक्शन का नाम देख रहे हैं, फंक्शन का सिर्फ नाम देख रहे हैं। नाम मैच हो गया तो अब पेरेंट क्लास में तो नहीं जाएंगे, उस F1 नाम का कोई फंक्शन होता ही नहीं, तो पेरेंट क्लास में जाके F1 को ढूंढते। पर पी क्लास में F1 नाम का फंक्शन मिल गया, चाहे आर्ग्यूमेंट्स मैच हो या ना हो, F1 नाम का फंक्शन मिल गया, तो वो पेरेंट क्लास में नहीं जाएगा। इसीलिए उसे कभी भी ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि F1 नाम का ये फंक्शन यहां मौजूद है, इसके होने से ये फंक्शन दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इसको बोलेंगे हाइडिंग हो गई। इसीलिए इस फंक्शन ने इस फंक्शन की हाइडिंग कर दी। तो सी प्लस प्लस में ये फंक्शन ने इस फंक्शन की हाइडिंग कर दी, इसको बोलते हैं मेथड हाइडिंग या फंक्शन हाइडिंग। ठीक है, ये वाला फंक्शन हाइड हो गया है। किसके लिए? बी क्लास का ऑब्जेक्ट जब F1 को कॉल कर रहा है तो उसे ये वाला फंक्शन नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये यहां मौजूद है, इसके कारण पेरेंट क्लास में जा ही नहीं रहे। अब क्योंकि F1 मिल गया, पेरेंट क्लास में नहीं जा रहे हैं, फिर देखेंगे अगली स्टेप में कि F1 नाम के कितने फंक्शन मिले। एक ही मिला, एक से ज्यादा भी मिल सकता था, एक ही मिला, ठीक है, उसी को कैंडिडेट बोल दिया। अब देखेंगे रूल नंबर 1, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, आर्ग्यूमेंट की संख्या में ही अंतर है। ठीक है, तो जब आर्ग्यूमेंट की संख्या में ही अंतर है तो वो इसको बोलेगा एरर। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एरर। ये नहीं चलेगा, पर ये वाला चलाओगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये नाम भी मैच हो रहा है और आर्ग्यूमेंट्स भी मैच हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये वर्जन भी अगर यहां होता तो चल जाता, या फिर ये वर्जन भी यहां होता तो चल जाता। रीजन समझ में आ रहा है ना? कंपाइलर किस नियम के आधार पे काम करता है, ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। पेरेंट क्लास का मेथड हाइड हो गया है इसके कारण। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है, एंड यकीन मानो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जावा में ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पेरेंट क्लास का मेथड हाइड कर सकते हैं बेस क्लास के मेथड को। ये बेस क्लास का मेथड ही तो हाइड किया है, पेरेंट क्लास का ही मेथड तो हाइड हुआ है। नवीन कुछ और पूछना चाह रहे हो? ये पेरेंट क्लास का ही तो मेथड है, आप इसको हाइड करना चाह रहे हो? अरे नवीन, इनहेरिटेंस हमेशा वन डायरेक्शनल होता है। पेरेंट का ऑब्जेक्ट कभी चाइल्ड के मेथड को कॉल नहीं करता, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट के मेथड को कॉल करता है। ये तो वन डायरेक्शन है ना। ठीक है,
ये आप कॉल लिखो या ना लिखो, फंक्शन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट तो इंप्लीमेंट हो गया। आप कॉल करोगे तो कंपाइल टाइम पे ही एरर आ जाएगी। फंक्शन हाइडिंग तो ये कॉल करो या नहीं करो ये तो हो गई। हाँ तो विनय, ये आपके लिए नुकसान है। विनय कह रहे हैं कि वो बीटेक सेकेंड ईयर में है और हमारा करिकुलम में सी प्लस प्लस नहीं है, डायरेक्ट जावा है। अब देखो, आप सभी लोग अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से हो, मुझे बताओ क्या सब जगह सिलेबस सेम है? क्या सब जगह करिकुलम सेम है? नहीं है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग हिसाब है ना। अगर कोई एक चीज सही होती यूनिवर्सली सब जगह वही सिलेबस में होता, ये सुनो, कॉमन सेंस लगाओ। अगर कोई एक चीज सही होती कि यही करिकुलम सही है, इतना ही पढ़ना है जिंदगी में और कुछ नहीं पढ़ना है, तो फिर सारी यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली उसी पैटर्न को फॉलो कर रही होती। तो सभी यूनिवर्सिटी को ये लिबर्टी है कि किसको सिलेबस पे रखना है, किसको नहीं रखना है। जिसको नहीं रखा इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। ठीक है, ये उनका थॉट प्रोसेस है कि हम इस सेमेस्टर में ये रखेंगे, इस सेमेस्टर में ये रखेंगे। उनके अपने तर्क हैं। लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को डिजाइन करने वाले लोगों से पूछोगे तो उनका अपना तर्क है। तो मेरा मानना यह है कि जावा के पहले सी एंड सी प्लस प्लस रखना ही चाहिए करिकुलम में। कुछ सिलेबस डिजाइन करने वाले लोगों का यह मानना है कि सी सी प्लस प्लस तो बच्चे स्कूल में ही पढ़ लेते हैं, तो सीधे जावा से शुरू करते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है हम जावा डायरेक्टली समझ सकते हैं। आप सिंटेक्स याद कर सकते हो, लेकिन समझने की बात आप तभी करना जब आपको कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस के भी पता हो, क्योंकि जावा बनी ही सी प्लस प्लस में है ना। तो सी सी प्लस प्लस मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है जावा के पहले। ठीक है, और सबके अपने अपने विचार हैं, कोई दूसरा कुछ अपने तर्क दे सकता है, बट मेरे जो समझ कहती है वो कहती है कि सी एंड सी प्लस प्लस आपको आना ही चाहिए जावा के पहले। नाउ इट इज अप टू यू कि टू whom यू हैव टू फॉलो। और कोई गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन फिर उसके नजरिए से काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए रिवाइज कराया क्योंकि आप लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ रखी है और आपको पता है कि सी प्लस प्लस में ये एक चीज है, और मैंने सिर्फ रिकॉल करा दिया, रिवाइज करा दिया। अब आप देखोगे कि ये समझ लेने के बाद जावा में ये कॉन्सेप्ट कितना इजीली समझ में आता है। देखो, सो मेथड ओवरलोडिंग क्या है? मेथड्स शेयरिंग, मेथड मतलब फंक्शन, मेथड शेयरिंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर्स is known as overloaded methods. फंक्शन सिग्नेचर में क्या क्या होता है बता सकते हो? व्हाट इज फंक्शन सिग्नेचर? व्हाट इज फंक्शन सिग्नेचर? एक होता है फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखो, फिर फंक्शन का नाम बताओ, फिर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताओ, उनका टाइप क्या है, कितने हैं। तो ये तीन इंफॉर्मेशन मिलकर फंक्शन प्रोटोटाइप कहलाते हैं। दूसरी चीज है फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर में हम सिर्फ बात करते हैं फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट्स की। ठीक है, तो बस एक ये चीज और एक ये चीज, इन दोनों की बात करते हैं, रिटर्न टाइप की कोई बात नहीं करते। तीसरी चीज होती है फंक्शन नेम।
तो इसमें हम सिर्फ फंक्शन के नाम की बात करते हैं, एक ही चीज के। ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेथड ओवरलोडिंग के लिए जरूरी है कि फंक्शन के सिग्नेचर डिफरेंट हो, नाम सेम। मतलब दो फंक्शंस के नाम सेम है पर सिग्नेचर अलग अलग है। अब जब नाम सेम हो गए तो फिर आर्ग्यूमेंट्स में ही अंतर रखना पड़ेगा, तभी तो सिग्नेचर डिफरेंट होगा। अगर पहले फंक्शन का नाम f1 है, दूसरे फंक्शन का नाम भी f1 है, मैंने जानबूझ के दोनों फंक्शन के नाम सेम रख लिए और मैं चाहता हूं इनका सिग्नेचर अलग अलग हो, तो मुझे बताओ क्या एक का रिटर्न टाइप वॉइड और एक का रिटर्न टाइप इंट होगा तो इन दोनों के सिग्नेचर डिफरेंट माने जाएंगे? भाई रिटर्न टाइप से मतलब ही नहीं है सिग्नेचर को, इसलिए रिटर्न टाइप सेम है कि डिफरेंट है उसको बॉदर ही नहीं करना है। हमें बात करनी है कि इसके आर्ग्यूमेंट्स में कितने हैं। जैसे इधर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इधर पे एक आर्ग्यूमेंट, तो यस आर्ग्यूमेंट्स में अंतर है, इसलिए ये दोनों का सिग्नेचर डिफरेंट माना जाएगा। और क्योंकि सिग्नेचर डिफरेंट है इसलिए यस ये मेथड ओवरलोडिंग है। समझ में आया? सी लैंग्वेज में फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां हर फंक्शन यूनिक होना चाहिए। तो सी लैंग्वेज में अर्ली बाइंडिंग के लिए फंक्शन नेम इंपॉर्टेंट था। फिर सी प्लस प्लस में फंक्शन सिग्नेचर शुड बी यूनिक। कोई भी दो फंक्शन अलग अलग सिग्नेचर के एक प्रोग्राम में हो सकते हैं, लेकिन दो फंक्शन सेम सिग्नेचर के नहीं हो सकते। तो मेथड शेयरिंग सेम नेम but different signatures is known as overloaded methods. Overloaded methods provide similar services but different implementations. जैसे जावा में अगर आप देखो तो आप लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यस, प्रिंटलन में अगर तुमने एक वेरिएबल पास किया और ये वेरिएबल इंट टाइप का है तो भी ये वर्क करता है, और अगर ये वेरिएबल इंट टाइप का ना होके फ्लोट टाइप का होता तो भी ये वर्क करता है। अगर ये स्ट्रिंग टाइप का होता तो भी ये वर्क करता है। इसका मतलब प्रिंटलन नाम के मल्टीपल मेथड्स बने होंगे और ये ओवरलोडेड। आया समझ में? आर्ग्यूमेंट्स में अंतर है, और आर्ग्यूमेंट्स में अंतर होने का मतलब या तो आर्ग्यूमेंट की संख्या में अंतर है कि भाई एक में एक आर्ग्यूमेंट है, एक में दो आर्ग्यूमेंट, या फिर आर्ग्यूमेंट्स के टाइप में अंतर है कि भाई एक फंक्शन में इंट टाइप का आर्ग्यूमेंट है, एक फंक्शन में फ्लोट टाइप का आर्ग्यूमेंट। दोनों में एक आर्ग्यूमेंट लेकिन टाइप में अंतर, और या फिर उनके ऑर्डर में अंतर है। जैसे एक इंट है एक फ्लोट है, दूसरे वाले में एक फ्लोट है पहला इंट दूसरा इंट है। मतलब दो फंक्शन सेम नेम के हैं लेकिन दोनों के अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी दो ही हैं, ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स एक इंट और एक फ्लोट है पर ऑर्डर अलग अलग है, तो ये भी अलग अलग फंक्शन सिग्नेचर कहलाएंगे। ठीक है, दो प्रिंटलन में सेम टाइप लिखेंगे तो प्रिंटलन आप बना नहीं रहे हो, आप सिर्फ कॉल कर रहे हो। ठीक है सौरभ, आप क्या ये सोच रहे हो कि आप प्रिंटलन डिफाइन करोगे? क्या सोच रहे हो? तो दो प्रिंटलन सेम टाइप के होंगे मतलब ऐसा है तो है ही नहीं, प्रिंटलन तो प्री डिफाइंड है। तो क्या क्या कहना चाह रहे हो? उन्होंने ऐसा किया होता तो ये कह रहे हो क्या? पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो लोग जानते थे कि सेम सिग्नेचर हो जाएगा तो एरर आएगी, ओवरलोडिंग नहीं हो पाएगी। तुम तो कॉल करते हो, तुम थोड़ी ना डिफाइन कर रहे हो, तुम तो कॉल कर रहे हो। अरे गधे, कॉल करना और डिफाइन करने में फर्क है कि नहीं है?
कॉल करोगे 50 बार कॉल करो, उससे क्या मतलब है? हाँ, कॉल और डिफाइन में फर्क है ना। ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं डिफाइन करते वक्त ना, कि कॉल करते वक्त। एक ही फंक्शन क्या एक ही बार यूज होता है? एक बार डिफाइन किया तो एक ही बार बाइंड होगा और किसी से बाइंड नहीं हो सकता, ऐसा होता है क्या? प्रिंटलन को तुम जीवन में एक ही बार कॉल कर सकते हो क्या? हम्म? हम्म। सौरभ थोड़ी मेहनत करो यार, मेरा नाम खराब कर रहे हो तुम, ऐसा मत करो। हम्म। ओवरलोडेड मेथड्स प्रोवाइड सिमिलर सर्विसेज बट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। तो अब बताओ, ये सारे प्रिंटलन मेथड, हम तो सोचते भी नहीं है ना कि प्रिंटलन नाम के कई सारे फंक्शंस बने होंगे। हम तो सिंपली सोचते हैं कि हम प्रिंटलन फंक्शन कॉल करेंगे, जो पास कर रहा है पास करेंगे, वो प्रिंट हो जाएगा। इंट पास कर रहे हैं कि फ्लोट पास कर रहे हैं कि स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, वी नेवर थिंक अबाउट इट। हम कभी इस चीज को नोटिस नहीं करते, हम तो बस प्रिंटलन को कॉल करते। एंड हमारे दिमाग में होता है कि देयर इज समवन कॉल्ड प्रिंटलन, कोई एक है प्रिंटलन जिसको जो दोगे वो उसको प्रिंट कर देगा। अरे भाई, वो इतना भी केपेबल नहीं है। वो प्रिंटलन नाम से बहुत सारे फंक्शन है, प्रिंटलन नाम से बहुत सारे फंक्शंस हैं। लेट्स से ये हम लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट सी। प्रिंटलन नाम से मुझे कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं? देखो जरा, दिख रहे हैं 5 ऑप्शंस। यस। ऐसी प्रिंट नाम के भी कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। यस। प्रिंटलन के और भी ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, है ना? तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये ओवरलोडेड है, इसलिए मल्टीपल टाइम्स दिख रहे हैं। एक फंक्शन नहीं बना है प्रिंटलन नाम का। पर आप देखो, इन सबके सिग्नेचर अलग अलग है ना। इसका सिग्नेचर अलग है क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स पे अंतर है। नाम सेम है तो क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट्स पे अंतर है ना। यस। ऐसी प्रिंट मेथड के भी ओवरलोडेड वर्जन है। समझ में आ रही है बात? सौरभ अभी रुको 2 मिनट। अब ये समझ में आ रहा है सभी को? तो ये सारे ओवरलोडेड वर्जन्स बने हुए हैं। अब आप इनमें से किसी एक को कॉल करते हो, पर फीलिंग ये आती है कि वो एक ही प्रिंटलन है जो सब कुछ प्रिंट कर सकता है। इससे तुम्हारा काम आसान हुआ कि मुश्किल हुआ? अगर इन सब का नाम अलग अलग होता, ठीक है, तो तुम्हें कितने सारे नाम याद रखने पड़ते। तुम्हें याद रखना पड़ता कि इंट टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए एक अलग फंक्शन है, स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए अलग फंक्शन है, कैर को प्रिंट कराने के लिए अलग फंक्शन है, फ्लोट को प्रिंट कराने के लिए अलग फंक्शन है, लॉन्ग को प्रिंट कराने के लिए अलग फंक्शन है। इस तरीके से तुमको याद रखना पड़ता। पर अभी सबका नाम सेम है। और सेम इसलिए क्योंकि जॉब सिमिलर है। सिर्फ डेटा टाइप का ही तो फर्क है, काम तो सेम ही कर रहे हैं, है ना? समझ में आया? क्या हो गया रेहान? हम्म? कोई पर्टिकुलर टाइप अगर नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही रहा होगा। जैसे शॉर्ट टाइप का नहीं है पर इंट टाइप का तो है ना। हाँ, तो उसमें एडजस्ट हो जाता होगा। हम्म। तो अभी हमको ये समझ में आया ना कि ओवरलोडिंग कितने काम की चीज है। ये पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। तो जैसे हमको ये चीज बड़ी सही लग रही है, बड़ी काम की लग रही है, सोचो आप किसी प्रोजेक्ट में कोई क्लास बनाएंगे और उस क्लास को कोई प्रोग्रामर यूज करेगा, ठीक वैसे ही जैसे आप यूज कर रहे हो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट आउट। आउट किस क्लास का ऑब्जेक्ट? प्रिंट स्ट्रीम।
और उसके मेथड को प्रिंटलन को हम कॉल कर रहे हैं। तो जैसे हमारे लिए ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट कितना सही है कि हम प्रिंटलन एक नाम को याद रख रहे हैं और हम वैरायटी ऑफ डेटा की प्रिंटिंग करा पा रहे हैं। सिमिलरली हम कोई क्लास बना रहे हैं तो हमको भी ये सोचना चाहिए ना, जैसे प्रिंट स्ट्रीम क्लास बनाने वाले ने हमारा ख्याल रखा, उसी तरीके से हम जो क्लास बनाएंगे उसको यूज करने वाले प्रोग्रामर का ख्याल भी हमको रखना है। अगर हमारी क्लास में कुछ मल्टीपल फंक्शनैलिटी सिमिलर जॉब परफॉर्म कर रही है, सिमिलर जॉब मतलब जैसे ये सारे प्रिंटलन प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, तो ये सिमिलर जॉब हो गया। तो सिमिलर जॉब अगर कर रहे हैं मल्टीपल फंक्शंस हमारी क्लास में, तो इट्स बेटर कि हम उनका नाम सेम रखें। हाँ, सिग्नेचर अलग अलग रखना पड़ेगा क्योंकि वो शर्त है, लेकिन नाम सेम रखें, जॉब सिमिलर है अगर तो जो हमारे क्लास को यूज करने वाला प्रोग्रामर होगा उसको बड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर हुई बात? हाँ सौरभ, क्या डाउट है तुम्हारे को? तुम लिख के बताओ। कुशाग्र, ओवरलोडिंग का मतलब है आप एक से अधिक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, नाम सेम रख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स में अंतर है, ये ओवरलोडिंग हो गई। अब बात ये होता है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है, तो ये रिजॉल्व कब होता है, कब तय होता है कि कौन सा वाला वर्जन किस कॉल पर चलेगा? ये तय कंपाइल टाइम पे कंपाइलर करता है, इसको अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं, है ना? तो पॉलीमॉर्फिज्म रिजॉल्व होता है कंपाइल टाइम पे। अरे अनम्यूट क्यों करवाना चाह रहे हो सौरभ, क्या प्रॉब्लम बताओ मेरे को। चलो अनम्यूट किया है, बोलो। सर, हाँ। प्रिंट एलन इज अ फंक्शन ना, तो फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं, अगर सपोज दैट प्रिंट एलन में हम एक्स पास किए, ठीक है, एक्स हम्म। को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम्म। एक्स एक आर्गुमेंट के तौर पे पास हुआ होगा। हाँ, एक्स की यस वैल्यू सर, पास हुई है। बिल्कुल सर। और फिर से हम प्रिंट एलन को अगर कॉल करें और एक्स को फिर से नहीं, पास एक्स करें, की तो वैल्यू सर पास हुई है, पर एक्स किस टाइप का है? इंट टाइप का, सपोज दैट। टाइप का है। तो आप देख रहे हो यस सर। यहाँ पर पहला वर्जन, यस सर। हाँ, तो ये वाला बाइंड हो गया, यस सर। है ना? ठीक है, अब आगे पूछो। और सर फिर से हम प्रिंट एलन को लिखे दूसरा और कॉल फिर है कि से यही एक्स, कॉल की बात कर रहे हो? नहीं दूसरे लाइन में हम लिखे एक सेम कॉल की सिस्टम। बाइंडिंग एक बार होती है, हर फंक्शन कॉल की बाइंडिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर होनी चाहिए थी। हर फंक्शन कॉल की अलग से बाइंडिंग होगी, है ना? यस सर। बाइंडिंग करने के लिए तो मेरे पास ये 5-7 ऑप्शन ही है ना। यस सर। हाँ, तुम 50 बार प्रिंट एलन फंक्शन को कॉल करते हो अपने प्रोग्राम में, हम्म। पर कोई भी कॉल बाइंड इन्हीं 5-7 में से होगा ना। यस सर। तो मैंने ये चीज अभी थोड़ी देर पहले और बोली थी कि हर फंक्शन जब कॉल होता है तब बाइंड होता है आर्ग्यूमेंट्स के टाइप के आधार पे। पर सर फंक्शन ओवरलोडिंग में एक ही नाम से फंक्शन होता है और आर्गुमेंट अगर सेम होता है तो एरर बताता है, आर्गुमेंट अरे डिफरेंट गधे, होना तुम चाहिए। सुनते क्यों नहीं हो यार? मैं 2 बार तुम्हारे लिए बता चुका हूं, फंक्शन डिफाइन में 2 बार तुम डिफाइन नहीं कर सकते सेम सिग्नेचर से। तुम्हें डिफाइन और कॉल में फर्क ही नहीं समझ में आ रहा। तुम कॉल कर रहे हो 2 बार और इंट आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो 2 बार, तो ये तो यस कॉल है सर। ना, डिफाइन है क्या ये? नो सर। फंक्शन तो इंट वाला एक ही बार बना है ना कि 2 बार बना है? समझ गया सर, उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल थोड़ी कर देर रहे हैं पहले डिफाइन। तुमने ओके लिखा था, जब मुझे लगा तुम्हें समझ में आ गया तो इसलिए तुमने ओके लिखा है। सर तो डाउट हुआ अलर्ट था रहो इसलिए सर। सौरभ, अलर्ट रहो, क्लास में तुम्हारे लिए ही बोला गया था वो स्टेटमेंट, सॉरी तुम सर, उसको थैंक यू इग्नोर सर। मार दिए, इसलिए तुम्हें डाउट रहा।
है ना, सुना करो। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। अभी क्लियर है भाई सभी लोगों को? ठीक है, तो सभी लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि ओवरलोडिंग बड़े काम की चीज है। ये भी समझ में आ चुका है कुशाग्र की हमको क्लास के अंदर हमने मल्टीपल फंक्शंस बनाए, सेम नेम के पर आर्ग्यूमेंट्स में अंतर रखा, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई। लेकिन जब कंपाइल होता है तब ये तय होता है कि कौन से कॉल पर कौन सी डेफिनेशन चलेगी। ये बाइंडिंग अर्ली बाइंडिंग कहलाती है, कंपाइलर द्वारा की जाती है, इसलिए कंपाइल टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म रिजॉल्व हो रहा है। क्यों बोल रहे हैं रिजॉल्व करना? क्योंकि भाई जब फंक्शन कॉल होगा तो ये किसी तरीके से तय तो करना पड़ेगा कि इतने सारे सेम नेम के फंक्शन है, कौन सा वाला चले, तो ये कंपाइल टाइम पे तय होता है। ठीक है, ओवरलोडेड मेथड्स प्रोवाइड सिमिलर सर्विसेज बट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस। अब बात करते हैं जावा में। अभी तक सी प्लस प्लस की कहानी समझ में आई थी। सी प्लस प्लस में एक ही स्कोप के अंदर सारे वर्जन, सारे ओवरलोडेड वर्जन होने चाहिए। अनलाइक सी प्लस प्लस, जावा ट्रूली एक्सटेंड्स द स्कोप ऑफ द क्लास इन इनहेरिटेंस. Method overloading is possible even if one version resides in the superclass and another version reside in the subclass. क्यों मैंने C++ का वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया, क्यों मैंने कहा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है? आ रही है बात समझ में? क्योंकि जिसको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया C++ में, उसको जावा में समझने में टाइम ही नहीं लगेगा। मैंने कहा था C++ के अंदर ये चीज ओवरलोडिंग नहीं है, फंक्शन हाइडिंग है। मैंने कहा था कि ये स्कोप अलग है, ये स्कोप अलग है, तो एक ही स्कोप में होने चाहिए फंक्शंस, ओवरलोडेड फंक्शंस। अलग अलग स्कोप में होंगे तो नहीं वर्क करेगा, एरर आएगी। पर जावा में जब इनहेरिटेंस करते हैं तो स्कोप भी एक्सटेंड होता है। मतलब एक तो हो गया ये स्कोप जावा में और एक हो गया ये स्कोप। क्या समझे? जब पेरेंट क्लास का, जावा के अंदर जब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करोगे तो पेरेंट क्लास वाला ही स्कोप है। जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करोगे तो ये पूरा पेरेंट और चाइल्ड मिला के ये सिंगल स्कोप माना जाएगा। है ना सी प्लस प्लस से अलग? ये बात समझ में आया? तो जावा के अंदर ये पॉसिबल है कि पेरेंट क्लास में एक वर्जन है, चाइल्ड क्लास में उसका दूसरा ओवरलोडेड वर्जन है। तो मेथड ओवरलोडिंग इज अ वे टू इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो जैसे मैंने एक क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन करे और उनके नाम सेम रखे पर आर्ग्यूमेंट्स में अंतर रखा, तो ये क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? फंक्शन ओवरलोडिंग। और तो ये तो था कि आर्ग्यूमेंट्स की संख्या में अंतर है ना, और ये है आर्ग्यूमेंट्स के टाइप में अंतर है, और ये है आर्ग्यूमेंट्स के ऑर्डर में अंतर है। ठीक है, तीनों तरीके से कर सकते हैं। ये फंक्शन ओवरलोडिंग है कि नहीं? ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है। ठीक है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सिग्नेचर सेम हो गया। बिकॉज सेम सिग्नेचर। ठीक है, बाकी सब में पॉसिबल था। ठीक है, और
जावा के अंदर अगर आप एक क्लास बना रहे हैं पेरेंट क्लास, उसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड F1 और उसकी कुछ कोडिंग, फिर आपने एक और क्लास बनाई एक्सटेंड्स ए, तो ये आप बना रहे हो चाइल्ड क्लास सब क्लास, उसके अंदर आपने इस तरह से कुछ कोडिंग कर दी। मुझे बताओ ये फंक्शन ओवरलोडिंग है या नहीं है? यहां पर दोनों का सिग्नेचर अलग अलग है, पर एक वर्जन पेरेंट में एक वर्जन चाइल्ड में है। सी प्लस प्लस होता तो ये फंक्शन हाइडिंग होती, पर जावा में ये ओवरलोडिंग है। ठीक है, दिस इज मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। सी प्लस प्लस और जावा में ये एक फर्क आपको समझ में आया होगा। तो सी प्लस प्लस के कंपाइलर के काम करने का तरीका अलग है। जब वो देखता है बी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है F1 फंक्शन को, तो वो डेफिनेटली बी क्लास में जाके देख रहा होगा, चाहे इसमें इस नाम का फंक्शन मिले या ना मिले, वो पेरेंट क्लास में भी जाएगा ही जाएगा। दिस इज द चेंज इन बिहेवियर ऑफ कंपाइलर ऑफ जावा। तो यहां पे सी प्लस प्लस का कंपाइलर पेरेंट क्लास में नहीं जाता था अगर फंक्शन का नाम मैच हो गया था, जावा में जाता है। और यही वजह है कि वो इसको भी एक कैंडिडेट मान रहा है और इसको भी एक कैंडिडेट मान रहा है, और फिर दोनों कैंडिडेट में से एक को तय कर रहा है बाइंडिंग करने के लिए कि कौन सा बेस्ट है। क्लियर हुआ? दोनों वर्क करेंगे। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट डॉट F1 कॉल करोगे, ये भी वर्क करेगा। ऑब्जेक्ट डॉट F1 5 पास कर रहे हो, कुछ इंट पास कर रहे हो, तो वो भी वर्क करेगा, दोनों वर्क करेंगे। ठीक, फंक्शन ओवरलोडिंग क्लियर सभी को? कुशाग्र, आपका सवाल इतना शानदार है कि मैं क्या ही करूं उसके बारे में। मैं कुशाग्र, कुशाग्र का मतलब क्या होता है? क्या होता है कुशाग्र का मतलब? कुशाग्र ये कह रहे हैं कि एक क्लास है ए, है ना, A1, एक और क्लास है A2, इनमें कोई इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है, यही बोल रहे हो? और इसके अंदर कोई फंक्शन F1 बना है, इसके अंदर भी कोई F1 बना है। हाँ कुशाग्र, अब बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? What if both the versions reside in two different classes, no inheritance? बना दिया मैंने, तो इसमें पूछना सवाल क्या है? इज दिस फंक्शन ओवरलोडिंग? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कॉल कैसे करोगे इसको? कॉल कैसे करोगे बताओ? तो A1 ऑब्जेक्ट होगा, A1 का कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो इस F1 को कॉल करेगा, और A2 का ऑब्जेक्ट होगा, वो इस वाले F1 को कॉल करेगा। यस और नो? क्या A1 का ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा? अरे कोई भी ऑब्जेक्ट किसको कॉल करता है? अपने ही मेथड्स को कॉल करता है ना। कॉल करने वाला ही अलग अलग है ना।
तो यहां पे ये ओवरलोडिंग कैसे हो सकता है? पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हो सकता? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये सेम होना चाहिए ना, अरे सेम ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना। ठीक है, तरुण की रिक्वेस्ट है स्लाइड को ही हटा दिया जाए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए अब हम बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग की। मेथड ओवरलोडिंग हो गया हमारा, अब बात कर रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग की। याद करो सी प्लस प्लस में मेथड ओवरराइडिंग क्या था, याद है सभी को? व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग इन सी प्लस प्लस? जब पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में सेम प्रोटोटाइप का मेथड होगा तो उसे हम बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग। नॉट जस्ट द सेम सिग्नेचर बट सेम प्रोटोटाइप। ठीक है, तो पहले तो इसको सिंटैक्टिकली समझो कैसे। कोई क्लास हमने बनाई, ठीक है, सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूं। कोई क्लास हमने बनाई, उसके अंदर कोई फंक्शन बनाया, पब्लिक बना लो, और उसका कुछ प्रोटोटाइप है। अब मैंने एक और क्लास बनाई जो इसकी चाइल्ड क्लास है। देखो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस में ही होता है, ठीक है। इसके अंदर सेम प्रोटोटाइप, मतलब तीनों चीजें सेम। वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइप से फर्क पड़ता है। नाम ए रखूं या बी रखूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये वाला कोड अलग है, ये वाला कोड अलग है, लेकिन प्रोटोटाइप दोनों का सेम। ठीक बात। दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग। पहले तो ये सिंटेक्स के लिहाज से समझ में आया, फंक्शन ओवरराइडिंग किसे बोलते हैं सी प्लस प्लस में। अब बात करते हैं कि इसको जब हम कॉल करेंगे तो क्या होगा। तो सवाल उठता है कौन कॉल करेगा। ए क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो ये वाला चलेगा, बी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो फिर दिक्कत है, सोचने की बात है। देखो ए का ऑब्जेक्ट अगर कॉल करेगा तो उसे तो बी क्लास से कोई मतलब नहीं है ना। ए क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनहेरिटेंस तो हुआ है कि ए की चीजें बी में गई हैं, बी की चीज थोड़ी ए में आई है। तो बी के ऑब्जेक्ट को दोनों क्लास की चीजें मिल रही हैं, पर ए के ऑब्जेक्ट को तो सिर्फ यही वाला F1 मिल रहा है ना, ये वाला तो मिल ही नहीं रहा ना। तो इसलिए ए क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा F1 कॉल होगा तो यही वाला कॉल होगा, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और वो कॉल करता है F1 फंक्शन को, तो हमारे हिसाब से एक ये भी है और ये भी है, क्योंकि बी क्लास तो ए क्लास की चीजें भी इनहेरिट करके बैठा है ना। पर आपको मालूम है अर्ली बाइंडिंग करते वक्त कंपाइलर किस नियम के आधार पर काम करता है। कंपाइलर देखता है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा F1 को कॉल किया जा रहा है, तो वो देखेगा ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। मान लो ऑब्जेक्ट बी क्लास टाइप का है, तो कंपाइलर बी क्लास के अंदर ही जाकर देखेगा कि कोई F1 है क्या।
अगर यहाँ F1 नहीं होता तो वो A क्लास में जाता और A क्लास वाले F1 को बाइंड करता, पर क्योंकि B क्लास में F1 है तो वो पेरेंट क्लास में जाएगा ही नहीं, यानी इसको चलने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। हमने थोड़ी देर पहले इसी तरह के कॉन्सेप्ट को फंक्शन हाइडिंग बोला था, लेकिन फंक्शन हाइडिंग में आर्ग्यूमेंट्स में फर्क होना चाहिए। ओवरराइडिंग तब बोलते हैं जब प्रोटोटाइप पूरा पूरा सेम हो, यानी आर्ग्यूमेंट्स में कोई अंतर नहीं है, तो इसको ओवरराइडिंग बोल रहे हैं। लेकिन चाहे फंक्शन हाइडिंग हो चाहे फंक्शन ओवरराइडिंग हो, दोनों सूरत में अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो चाइल्ड वाला वर्जन ही चल सकता है, पेरेंट वाला वर्जन नहीं चलेगा। ठीक है, तो चाइल्ड वाला वर्जन जब चल रहा है, पेरेंट वाला नहीं चल रहा है, तो एक तरह से ये तो एक्सेसिबल ही नहीं रहा, ये तो हाइड हो गया एक तरह से। पर इसको हाइडिंग ना बोल के ओवरराइडिंग बोलते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट है पर इसको ओवरराइडिंग बोलते हैं। अब ओवरराइडिंग और हाइडिंग में क्या फर्क मैंने बताया कि ओवरराइडिंग में प्रोटोटाइप सेम रखना है, ठीक है, और फंक्शन हाइडिंग में अलग अलग होगा। पर ये C++ की बात है, ये जावा की बात नहीं कर रहा हूं, C++ की बात कर रहा हूं। ठीक, अच्छा, ओवरराइडिंग करते क्यों है, क्यों करना है ओवरराइडिंग? जरा सोचो, ये क्लास किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई होगी और ये एक फंक्शनैलिटी है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस सर्विस को यूज करता है। ठीक है, कल को तुमने एक चाइल्ड क्लास बनाई इस क्लास की, देखो इनहेरिटेंस हो रहा है, हो सकता है ये फर्नीचर क्लास हो, ये टेबल क्लास हो सकता है ये कार क्लास हो, ये स्पोर्ट्स कार क्लास हो सकता है ये पर्सन क्लास हो, ये एम्प्लॉय क्लास हो सकता है ये स्टूडेंट क्लास हो, ये स्कूल स्टूडेंट क्लास हो, है ना, हो सकता है ये अकाउंट क्लास हो, ये सेविंग अकाउंट नाम से क्लास ठीक है, हो सकता है ये सर्कल क्लास हो, ये कलर्ड सर्कल क्लास हो सकता है ये क्वाड्रिलेटरल क्लास हो, ये रेक्टेंगल क्लास हो। इनहेरिटेंस हो रहा है तो रियल वर्ल्ड में कैटेगरी सब कैटेगरी का रिलेशन होगा। तो जरा सोचो कि अगर ये कार क्लास है और ये स्पोर्ट्स कार क्लास है, तो ये एक फंक्शनैलिटी है शिफ्ट गियर, इसका नाम सोच लो शिफ्ट गियर, F1 को क्या मान लेना, शिफ्ट गियर। तो ये शिफ्ट गियर कार के ऑब्जेक्ट को एक सर्विस के रूप में चाहिए ना, कार क्लास का ऑब्जेक्ट शिफ्ट गियर को कॉल करेगा तब तो गियर चेंज होगा ना, चाहिए उसे, ये सर्विस तो मतलब इंपॉर्टेंट है। अब सोचो स्पोर्ट्स कार क्लास बनाते हो, उसे भी तो ये सर्विस चाहिए ना, गियर तो उसमें भी चेंज होने हैं। मतलब अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ और सोचो जरा कि स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट भी तो उस सर्विस की डिमांड कर रहा है जो कार क्लास के यूजर्स को मिल रही है। कार के ऑब्जेक्ट को अगर शिफ्ट गियर की फंक्शनैलिटी मिल रही है, स्पोर्ट्स कार के ऑब्जेक्ट को भी चाहिए, और इनहेरिटेंस में यही तो फायदा है कि ये इनहेरिट हो गया है, और इसीलिए स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट शिफ्ट गियर को कॉल करेगा तो ये वाला कोड चल जाएगा। पर रिक्वायरमेंट ये है कि स्पोर्ट्स कार के ऑब्जेक्ट को ये सर्विस तो चाहिए, पर इसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा मॉडिफाई करना है। स्पोर्ट्स कार के रिस्पेक्ट में शिफ्ट गियर का मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजी अलग हो सकती है, तरीका अलग हो सकता है, काम वही करना है, तरीका अलग है। सर्विस सेम चाहिए पर इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट चाहिए। तो स्पोर्ट्स कार, ध्यान सुनना इस लाइन को, स्पोर्ट्स कार बनाने वाला प्रोग्रामर अपने यूजर्स की चिंता कर रहा है, स्पोर्ट्स कार क्लास बनाने वाला यूजर कार क्लास नहीं बना रहा है, कार किसी और ने बना दी है।
स्पोर्ट्स कार बनाने वाला प्रोग्रामर सोच रहा है कि मेरे यूजर को शिफ्ट गियर नाम की फंक्शनैलिटी मिले, इसलिए उसने इनहेरिटेंस किया, पब्लिक इनहेरिटेंस किया। इसीलिए स्पोर्ट्स कार का यूजर यानी स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाने वाला शिफ्ट गियर को कॉल कर रहा है, तो कार क्लास वाला शिफ्ट गियर चल रहा है। लेकिन स्पोर्ट्स कार वाले को समझ में आया कि शिफ्ट गियर का जो इंप्लीमेंटेशन चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए, बल्कि एक डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, तरीका अलग होना चाहिए, उसकी कोडिंग अलग होनी चाहिए। तो कौन? स्पोर्ट्स कार क्लास बनाने वाला सोच रहा है कि काश ये सर्विस मॉडिफाई हो जाए। स्पोर्ट्स कार बनाने वाला शिफ्ट गियर फंक्शनैलिटी जो उसे पेरेंट क्लास से मिल रही है, कार क्लास से मिल रही है, उसको मॉडिफाई करना चाहता है अपने यूजर्स के लिए। यस और नो? चाइल्ड क्लास का प्रोग्रामर अपने यूजर के लिए पेरेंट क्लास से मिल रही किसी सर्विस को मॉडिफाई करना चाहता है। इस एग्जांपल से क्लियर हो गई बात? चाइल्ड क्लास, सब क्लास बनाने वाला प्रोग्रामर अपने यूजर्स के लिए पेरेंट क्लास, सुपर क्लास से मिलने वाली किसी सर्विस को मॉडिफाई करना चाहता है। पर पहली बात तो वो पेरेंट क्लास की कोडिंग में चेंजेस कर नहीं सकता। दूसरा, पेरेंट क्लास के अंदर अगर फंक्शन में चेंजेस हो जाएंगे तो पेरेंट क्लास के यूजर को प्रॉब्लम हो जाएगी। ए क्लास का, कार क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो तो शिफ्ट गियर की वही पुरानी डेफिनेशन को ही चाहता है ना। इसीलिए ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है। स्पोर्ट्स कार क्लास बनाने वाला जानबूझकर सेम प्रोटोटाइप से सेम सर्विस को इस क्लास के रिस्पेक्ट में डिफाइन करता है, तो वही सर्विस की नई डेफिनेशन इस क्लास के लिए, तो शिफ्ट गियर नाम से ही फंक्शन बनाएगा, सेम प्रोटोटाइप रखेगा। तो जब स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट शिफ्ट गियर को कॉल करेगा तो एज पर द रूल पहले इस क्लास में देखेंगे तो इस क्लास में उस नाम का फंक्शन मिल जाएगा, तो ये वाला वर्क करेगा, ये चलेगा ही नहीं। लेकिन जब कार क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तब ये चलेगा, है ना। तो कार का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है तो ये वाला शिफ्ट गियर चल रहा है, और स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है तो ये वाला शिफ्ट गियर चल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। और फंक्शन ओवरराइडिंग इंटेंशनली करी है हमने, जानबूझ के प्रोटोटाइप सेम रखा है, क्योंकि हम यूजर को सेम सर्विस देना चाहते हैं पर इंप्लीमेंटेशन उसका डिफरेंट रखना चाहते हैं। तो हमने इसको जानबूझ के ओवरराइड कर दिया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में रीस्टार्ट करने का जो तरीका है, कोई फंक्शन होगा, आप रीस्टार्ट पे क्लिक करते हो या शटडाउन पे क्लिक करते हो तो कुछ काम होता होगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का नया वर्जन तुमने डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया, उसमें भी तुम्हें सेम सर्विस मिल रही है रीस्टार्ट की और शटडाउन करने की। तुम्हें क्या मालूम कि वो अपडेटेड डेफिनेशन हो, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कुछ अलग डेफिनेशन हो। शटडाउन शटडाउन ही करेगा, पर कैसे करेगा ये तुमको थोड़ी मालूम, इंप्लीमेंटेशन वो डिफरेंट है। अच्छे से समझ में आया कॉन्सेप्ट? ओवरराइडिंग क्यों करते हैं, वाई ओवरराइडिंग? वाई ओवरराइडिंग? when subclass wants to modify
सुपर क्लास मेथड फॉर इट्स यूजर subclass has to override the superclass method in the subclass. ठीक है। अच्छा, जब तुम्हें क्लास को मॉडिफाई करना होता है, यू वांट टू मॉडिफाई क्लास, you do inheritance. ठीक है। when you want to modify method you do overriding. समझ में आया? लिखा हुआ था whenever you need to modify superclass method definition with respect to subclass you have to override the method. ठीक है। तुम्हें याद है C++ में एक वर्चुअल करके भी कीवर्ड था? क्या होता था, क्यों यूज करते थे इसको? देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना? क्योंकि जावा में जब मैं तुम्हें ओवरराइडिंग बताऊंगा ना, तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अगर पता होगा ना वर्चुअल का, तो तुम्हें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जिसको नहीं पता होता है उसको दिक्कत जाती है, इसलिए मैं वर्चुअल का कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल करवा रहा हूं आपको। जैसे हमने कोई क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमने मेथड बनाया, इसकी कुछ कोडिंग कर दी, फिर मैंने क्लास बनाई। ये C++ की बात कर रहा हूं मैं। और पब्लिक, यहां पर भी मैंने ओवरराइडिंग करी हुई है। अब सोचो जरा, कहीं पर मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट लगा के F1 को कॉल किया, नो डाउट इस समय कॉल होगा बी क्लास वाला F1, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना? पर सोचो, इसी काम को करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता था। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कीवर्ड की मदद से, डायनेमिकली बना लिया C++ में। C++ में ये पैरेंथेसिस लगाना जरूरी नहीं है इसके बाद, है ना? जब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना न्यू लिखकर, जावा में जरूरी है। तो यहां पर मुझे पॉइंटर बनाना पड़ेगा, पॉइंटर बनाऊंगा तो वो भी उसी क्लास का जिस क्लास का ऑब्जेक्ट। पर
सी प्लस प्लस में एक रूल आपने पढ़ा होगा कि पेरेंट क्लास का यानी बेस क्लास का पॉइंटर अपनी किसी भी डिसेंडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख सकता है। इसी कारण अगर मैं यहां पे पॉइंटर ए क्लास का बनाऊं, यस इट इज क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। ए क्लास का पॉइंटर बी क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे, यस इट इज पॉसिबल। लेकिन अब जब मैंने पी एरो, इस ये सिंटेक्स होता है सी प्लस प्लस में ऐसे लिखते हैं, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। मुझे बताओ कौन सा F1 चलेगा? ए क्लास वाला या बी क्लास वाला? इधर पे ए क्लास वाला चलेगा। क्यों ए क्लास वाला चलेगा रेहान? इसीलिए ए क्लास वाला चलेगा क्योंकि अर्ली बाइंडिंग होगी। अर्ली बाइंडिंग कैसे होती है? या तो ऑब्जेक्ट डॉट करके कॉल कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट के टाइप के आधार पे डिसाइड होता है कि किस क्लास में जाके फंक्शन को तलाशेंगे। और अगर पॉइंटर के द्वारा कॉल कर रहे हो तो पॉइंटर के टाइप के आधार पे डिसाइड करते हैं। अर्ली बाइंडिंग ऐसे ही होती है। ऑब्जेक्ट डॉट करके लिखोगे या पॉइंटर एरो करके लिखोगे, जिसके द्वारा फंक्शन कॉल हो रहा है उसका टाइप देखेंगे। यहां तो ठीक है, बी क्लास का ऑब्जेक्ट था तो बी क्लास में जाके देख रहे हैं, सही है। यहां पर क्या हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट तो बी क्लास का है पर क्योंकि पॉइंटर ए क्लास का है और पॉइंटर के टाइप के आधार पे डिसीजन हो रहा है, पॉइंटर किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस आधार पे डिसीजन नहीं हो रहा है। क्योंकि अर्ली बाइंडिंग यानी कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग करते वक्त पॉइंटर में क्या है ये पता नहीं किया जा सकता। इट इज टू अर्ली टू डिसाइड। ये तो डायनेमिकली मेमोरी ब्लॉक बनेगा और एड्रेस आएगा। कंपाइल टाइम पे कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ है, कंपाइल टाइम पे कोई एड्रेस स्टोर नहीं हुआ है उसमें। कंपाइल टाइम पे सिर्फ डेटा टाइप के आधार पे डिसीजंस होते हैं। कंपाइल हो रहा है, रन थोड़ी हो रहा है। तो कंपाइल टाइम पे सिर्फ पॉइंटर का टाइप देख सकते हैं और वो ए है, इसीलिए ए क्लास में जाके F1 को ढूंढ रहे हैं। तो ये वाला मिल गया तो ये बाइंड हो गया, एरर नहीं आई, गलत वाला चल गया। स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बना है तुम्हारा, लेकिन जब शिफ्ट गियर कॉल कर रहे हो तो वो कार क्लास वाला चल रहा है। अरे भाई लुट गए, तुम फरारी खरीद कर लाए पर उसमें जो गियर डला है वो मारुति का है, तुम्हें ठगा हुआ सा महसूस होगा। तो अपने को ऐसा नहीं होने देना है। तो पहले इस समस्या की जड़ पर जाना है। समस्या की जड़ ये है कि अर्ली बाइंडिंग हो रही है, क्योंकि कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो रहा है तो पॉइंटर के टाइप से ही डिसाइड हो सकता है। प्रोग्रामर कह रहा है कि नहीं ऑब्जेक्ट तो बी क्लास का बना है, बोले बना है नहीं, वो बनेगा जब प्रोग्राम रन होगा। कंपाइल टाइम पे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कंपाइलर। कंपाइलर पॉइंटर के टाइप को ही देख सकता है क्योंकि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कंपाइलर की पहुंच में है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पॉइंटर का टाइप देखकर डिसाइड करना ही प्रॉब्लम की जड़ है और कंपाइल टाइम पे अर्ली बाइंडिंग के टाइम पर पॉइंटर के टाइप को ही देख पाना मजबूरी है। तो इस समस्या का हल है कि लेट बाइंडिंग कराई जाए। अब लेट बाइंडिंग कैसे होती है? लेट बाइंडिंग करने का क्या तरीका होता है? जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं पेरेंट क्लास में, उस समय वर्चुअल कीवर्ड लिख दीजिए। वर्चुअल कीवर्ड लिखने से क्या होता है? कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तुमसे C++ के कॉन्टेक्स्ट में कि बताओ वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, तुम कहते हो क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया और उसको प्रीफिक्स कर दिया
वर्चुअल कीवर्ड से, तो वो फंक्शन वर्चुअल फंक्शन बन गया। बात तो सही है, पर शायद तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला इस जवाब से संतुष्ट ना हो, तो वो अगला सवाल पूछेगा कि हाँ ये तो ठीक है कि ये वर्चुअल फंक्शन हो गया, ये सिंटैक्टिकली तुमने बता दिया, पर वर्चुअल फंक्शन बना क्यों रहे हो इसको? तो तुम कहते हो कि वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं ओवरराइडिंग की समस्या को सॉल्व करने के लिए। इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि ओवरराइडिंग की कौन सी समस्या को सॉल्व कर रहा है भाई? आपने कहा कि जब ओवरराइडिंग हो रही है किसी फंक्शन की और उसको कॉल करते हैं पेरेंट के पॉइंटर के द्वारा, जबकि ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बना है, तो बाइंड हो जा रहा है पेरेंट वाला वर्जन, जबकि बाइंड होना चाहिए चाइल्ड वाला वर्जन। यह है ओवरराइडिंग में समस्या। तो क्या यह समस्या केवल तभी आएगी जब पॉइंटर के द्वारा कॉल किया जाएगा? जी हां, यह समस्या तब नहीं आएगी जब ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट डॉट लगा के कॉल कर रहे हो तब यह समस्या नहीं है, तब तो ऑब्जेक्ट के टाइप के आधार पे सही डिसीजन हो पाता है। ये दिक्कतें कब आ सकती हैं? जब पॉइंटर के द्वारा आप एक्सेस कर रहे हो और पॉइंटर भी पेरेंट क्लास का है, ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का है, तब ये समस्या आएगी। अगर ये पॉइंटर भी बी क्लास का होता तो फिर पॉइंटर का टाइप बी होने के कारण बी क्लास में ही जाते ना, तो भी कोई समस्या नहीं थी। तो समस्या केवल तब है जब पेरेंट के पॉइंटर चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे और पॉइंटर की मदद से आप मेथड को, ओवररिडन मेथड को कॉल कर रहे हो। समस्या की जो बाउंड्री है ना, उसको अच्छे से समझ लो। हमेशा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये भी बी टाइप का होता तो भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम का दायरा समझो। पेरेंट का पॉइंटर है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, और पॉइंटर के द्वारा ओवररिडन मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो पेरेंट वाला अर्ली बाइंडिंग के कारण बाइंड हो जा रहा है। यह है ओवरराइडिंग में समस्या। समस्या का दायरा अच्छे से समझ में आया? इंटरव्यू में समझाने लायक भाषा चुन लेना। और जब तुमने ये बात समझा दी तो शायद है कि वो इसके बाद काफी संतुष्ट नजर आएगा कि तुम्हें जो कॉन्सेप्ट पता है बहुत अच्छे से पता है। लेकिन उसके बावजूद वो पूछेगा कि तो वर्चुअल लिखने से प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई? प्रॉब्लम तो समझा दी कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्व कैसे हुई? तो हम कहते हैं कि देखो, वर्चुअल लिख देने से इस फंक्शन की अब लेट बाइंडिंग होगी, अर्ली बाइंडिंग नहीं होगी। यानी कंपाइलर कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सा वाला फंक्शन बाइंड होना चाहिए, ये तो रन टाइम पे डिसाइड होगा। रन टाइम पे डिसाइड होगा का मतलब, देखो, ये फंक्शन जिसको तुमने वर्चुअल बनाया है, ध्यान रखना उसका हर ओवररिडन मेथड किसी भी एक ही डिसेंडेंट क्लास में इसकी अगर ओवरराइडिंग हुई है तो उधर वर्चुअल लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये वर्चुअल मान लिया जाएगा। वर्चुअल फंक्शन की ओवरराइडिंग करोगे तो वो फंक्शन भी वर्चुअल है, ठीक है? तो इसकी भी लेट बाइंडिंग हो रही है, इसकी भी लेट बाइंडिंग हो रही है, और दो ही समय होते हैं, अर्ली और लेट। अर्ली का मतलब है कंपाइल टाइम और लेट का मतलब है रन टाइम। तो रन टाइम पे जब प्रोग्राम रन हो रहा है उस समय पॉइंटर के टाइप को नहीं, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है उसको आधार मानकर ये डिसाइड किया जाता है कि ये फंक्शन कौन सा वाला है। तो ये वाला फंक्शन अब बी क्लास वाला चलेगा, ठीक है? समझ में आया? क्योंकि पॉइंटर का टाइप कुछ भी हो, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है वो देख रहे हैं, और वो है बी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो बी क्लास के अंदर गए, बी क्लास में जो F1 है वो बाइंड हुआ, तो ए वाला बाइंड नहीं हुआ, बी क्लास वाला बाइंड हुआ, तो ये सही हो गया, ठीक है? तो C++ में अगर आपने पॉइंटर के अंदर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एड्रेस रख दिया होता और फिर F1 को कॉल कर रहे होते, तो ऑब्जेक्ट क्योंकि ए क्लास का बना है तो ए क्लास वाला F1 चलता। अब जरा गौर करिए, इस स्टेटमेंट को देखिए और इस स्टेटमेंट को देखिए, हूबहू सेम है।
तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। सेम नेम, सेम नेम है ना, एक जैसा दिख रहा है, लेकिन इस समय अलग कॉल हो रहा है, इस समय अलग कॉल हो रहा है। इसका मतलब टू डिफरेंट मीनिंग्स तो हैं, पॉलीमॉर्फिज्म तो हो रहा है, पर ये कब तय हो रहा है कि इस समय कौन सा चलेगा, इस समय कौन सा चलेगा? ये रन टाइम पे तय हो रहा है। इसीलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, क्योंकि रिजॉल्व कब हो रहा है, कंपाइल टाइम पे हो रहा है कि रन टाइम पे हो रहा है? रन टाइम पे रिजॉल्व हो रहा है, इसलिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, क्योंकि इसकी लेट बाइंडिंग हो रही है। वर्चुअल नहीं लिखोगे तो अर्ली बाइंडिंग होगी, और अर्ली बाइंडिंग होगी तो पॉइंटर के टाइप के आधार पे दोनों ही सिचुएशन में ए क्लास वाले को बाइंड कर देगा। पर लेट बाइंडिंग, वर्चुअल लिख दिया तो लेट बाइंडिंग हो रही है, इसीलिए ये सही कॉल हो पा रहा है। आया समझ में? सी प्लस प्लस का वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब जब तुम्हें ये समझ में आ गया है तो जरा सोचो सोचो, जावा के अंदर क्या होता है। जावा के अंदर तो ऑब्जेक्ट एक ही तरह से बनता है। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट दो तरह से बनता है, एसएमए और डीएमए। और जावा में ऑब्जेक्ट ऑलवेज डीएमए। तो जावा में जब तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो किसी क्लास का, जैसे बी क्लास का, तुमने लिखा B1, तो क्या B1 ऑब्जेक्ट है? ये तो B1 रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल इज लाइक पॉइंटर, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट तो तुम ऐसे ही बनाते हो ना। तो अगर तुम, ठीक है, यहां पे सिंटेक्स अलग है, एरो नहीं लगता, डॉट लगता है ना? तो एरो नहीं लग रहा, बल्कि क्या होगा, डॉट लगेगा, और फिर तुम F1 को कॉल करोगे। यस। अब यहां पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि जावा में ऑलवेज यही वाली सिचुएशन है? ये तो होता ही नहीं है जावा में। जावा में ऑब्जेक्ट डॉट वाला तो तरीका है ही नहीं ना, क्योंकि जावा में तो आप हमेशा रेफरेंस वेरिएबल ही बनाते हो ना। तो देखा जाए तो जावा में हमेशा लेट बाइंडिंग की जरूरत है, हमेशा। यस और नो? पर जावा में वर्चुअल कीवर्ड ही नहीं है, तो फिर लेट बाइंडिंग कैसे होती है? जावा में लेट बाइंडिंग बाय डिफॉल्ट होती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए वर्चुअल कीवर्ड की जरूरत ही नहीं। तो ओवररिडन मेथड्स इन जावा are binded dynamically, so there is no need of virtual function। मतलब वर्चुअल कीवर्ड की जरूरत ही नहीं, फंक्शन बोल दो या कीवर्ड बोल दो, ठीक है? वर्चुअल कीवर्ड की जरूरत ही नहीं जावा में, हमेशा ही ओवररिडन मेथड की लेट बाइंडिंग होती है। बाकी सारे मेथड्स की अर्ली बाइंडिंग होती है, लेकिन ओवररिडन मेथड की बाय डिफॉल्ट लेट बाइंडिंग होती है, ठीक है? तो इन जावा, access specifier of overridden method in the subclass can be same as of method in superclass or lesser restrictive। जावा में ये भी हो सकता है कि अगर आपने जावा के अंदर कोई क्लास बनाई और उसके अंदर आपने एक मेथड बनाया void f1। अब मुझे बताओ कि इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? f1 का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? डिफॉल्ट है। तो रिस्ट्रिक्शन का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता है प्राइवेट, उससे कम रिस्ट्रिक्टिव होता है डिफॉल्ट, उससे कम रिस्ट्रिक्टेड होता है प्रोटेक्टेड, उससे कम रिस्ट्रिक्टेड होता है पब्लिक, ठीक? तो जावा ये कहती है कि जिस फंक्शन की तुम ओवरराइडिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो ओवरराइडिंग, उस फंक्शन का एक्सेस स्पेसिफायर तुम बदल सकते हो
और बदलने का नियम यह है कि तुम कम रिस्ट्रिक्शन वाला या बराबर रिस्ट्रिक्शन वाला बना सकते हो। तो अगर तुमने इसको डिफॉल्ट बनाया है तो तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम इसको डिफॉल्ट ही रहने दो या प्रोटेक्टेड कर दो या पब्लिक कर दो। तो तुमने मान लो इसको पब्लिक कर दिया, यस पॉसिबल है। यहां पर ये डिफॉल्ट है पर यहां पर ये पब्लिक है, इट इज पॉसिबल। ठीक है, ये है जावा। ठीक है, ओवरराइडिंग क्लियर है? जावा में ओवरराइडिंग क्लियर है? जावा में बाय डिफॉल्ट लेट बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो जावा के अंदर अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट डॉट करके F1 को कॉल कर रहे हो, तो कौन सा वाला चलेगा? बी क्लास वाला चलेगा। ठीक है, लास्ट चीज है मेथड हाइडिंग। व्हाट इज मेथड हाइडिंग? तो जब आप C++ में मेथड हाइडिंग की बात करते हो तो वहां पे तो हमने देख लिया फंक्शन हाइडिंग कब कहलाता है। जब पेरेंट में एक वर्जन है और उसकी ओवरलोडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब सेम नेम रख रहे हो पर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट रख रहे हो चाइल्ड क्लास में, तो वो ओवरलोडिंग नहीं होता, फंक्शन हाइडिंग होता है। जावा में क्या होता है? जावा में स्टैटिक मेथड अगर सेम प्रोटोटाइप का आप चाइल्ड क्लास में बनाते हो तो चाइल्ड क्लास वाले ने पेरेंट वाले को हाइड कर दिया। तो स्टैटिक के कॉन्टेक्स्ट में मेथड हाइडिंग होती है, इंस्टेंस मेंबर के रिस्पेक्ट में मेथड हाइडिंग नहीं होती है। क्लियर हुआ? मतलब पेरेंट क्लास में तुमने एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाया है और उसका जो प्रोटोटाइप रखा है सेम प्रोटोटाइप का तुमने चाइल्ड क्लास में भी फंक्शन बना दिया स्टैटिक, तो फिर ये चाइल्ड वाले ने हाइड कर दिया पेरेंट वाले को। क्लियर? देखो, मान लो पेरेंट क्लास में एक स्टैटिक मेथड होता, स्टैटिक वॉइड SF1। ठीक है, और मैंने एक क्लास बनाई होती बी एक्सटेंड्स ए, और इसमें इसको ओवरराइड नहीं करा होता है, मतलब इसको नहीं बनाया होता। तो फिर अगर मैंने बी क्लास के नाम से, सॉरी, बी क्लास के नाम से SF1 को कॉल किया होता तो यही वाला कॉल हो जाता। समझ में आया? यही वाला कॉल हो जाता। लेकिन अगर आप यहां पर लिखते हो स्टैटिक वॉइड SF1, तो फिर ये फंक्शन हाइडिंग है। इस केस में अगर तुम कॉल करते SF1 को तो फिर ये वाला चलता। आया समझ में? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में आगे और पढ़ेंगे जावा में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड नाइट। अनिल कुमार, फाइल नेम केस सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है, चलो, गुड नाइट।